आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। आज की कहानी पे आऊँ मैं उससे पहले कि जब हम किसी को पैसे उधार देते हैं उसकी ज़रूरत पे, और जब हम उससे मांगते हैं तो वो बार बार हमें टाइम देता है या टालता रहता है, और कहीं ना कहीं फिर इसी वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं। आज की भी कहानी कुछ ऐसी है। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी दिल्ली की है, और दिल्ली में एक जगह है मोहन नगर। और मोहन नगर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार की जो मुखिया होती हैं वो होती हैं कविता जी। उनकी उम्र होती है 75 साल, बुजुर्ग होती हैं। और उनका एक बेटा होता है, एक बहू होती है। और दोनों बहू बेटे किसी काम से अपने रिश्तेदार के यहाँ हरियाणा गए हुए होते हैं 3 दिन के लिए। और वो जाते हैं 30 जून 2021 को। और जब वो 3 जुलाई को वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। वो पड़ोसी से पूछते हैं कि भाई हमारी माँ के बारे में कुछ पता है, वो कहाँ हुई है? तो पड़ोसी बताते हैं कि हमने तो 3 दिन से कविता को देखा ही नहीं है। तो बेटा चौंक जाता है कि मेरी माँ 3 दिन से, हम भी 3 दिन से गए हुए और माँ जी भी 3 दिन से गायब है। तो अपने रिश्तेदारों को पता करता है, फ़ोन लगाता है, मगर रिश्तेदार बताते हैं कि यहाँ तो कविता जी आई ही नहीं है। उसके बाद वो एक दो पड़ोसियों को लेकर घर का ताला तोड़ते हैं और अंदर दाखिल होते हैं। और जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि घर के अंदर ऐसा देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ किसी भी तरह की कोई घटना हुई है। उसके बाद बेटा पुलिस थाने जाता है और अपनी माँ की कंप्लेंट करता है। और पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं, और सुनने के बाद वो एक टीम के साथ उसके साथ वापस उसके घर आते हैं। और आने के बाद पुलिस पूरे घर को देखती है तो पुलिस को घर के अंदर कुछ नहीं मिलता, और ना ही देखने से ऐसा लगता कि यहाँ किसी भी तरह की कोई घटना हुई है। जब पुलिस इसी दौरान घर के अंदर जांच कर ही रही थी तो एक पुलिस वाले की वाइट कलर का एक फ्रिज होता है, उसके ऊपर नज़र पड़ती है। वो देखता है फ्रिज का जो खोलने वाला जो हैंडल होता है उसके ऊपर एक खून का छोटा सा धब्बा होता है। वो पुलिस वाला अपने सीनियर से कहता है कि मुझे देखने से ऐसा लगता है कि ये खून है। उसके बाद पुलिस एक एक्सपर्ट को बुलाती है, और वो जब उससे चेक करता है तो वो खून होता है। और जब वो चेक, उसके बाद पुलिस कहती है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये सुनने के बाद जब उनके बहू बेटों को ये बात पता लगती है ये खून का धब्बा मिला है फ्रिज के हैंडल पर, तो वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस जांच करती है। पुलिस सबसे पहले पड़ोसी से पूछताछ करती है, और जो मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं उन्हें खंगालती है। जब उन्हें खंगालती है तो पुलिस को उनमें कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस सोचती है कि 75 साल की बुजुर्ग हैं और कहाँ चली गई, और किसी भी कैमरे में वो स्पॉट नहीं हो रही। उसके बाद पुलिस को एक कैमरा मिलता है जो कविता जी के घर से थोड़ी दूरी पर होता है, मगर उसका जो थोड़ा सा दायरा होता है वो कविता जी के घर की तरफ होता है। पुलिस की सीसीटीवी फुटेज मंगवाती है और उसे देखती है। जब वो देखते हैं तो देखने के बाद उन्हें पता चलता है 1 जुलाई सुबह 6:45 पर कविता जी के घर से 2 लोग बाहर निकलते हैं, एक लेडीज़ और एक जेंट्स, और उनके हाथ में बड़े बड़े बैग हैं, 2 बैग हैं। और साथ में एक रिक्शे वाला खड़ा होता है, और रिक्शा उसके साथ होता है। और उसके बाद वो थोड़ी दूर तक उन बैग को घसीटते हैं, दोनों लेडीज जेंट्स, और घसीटने के बाद उसे रिक्शे में रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उसके थोड़ी ही देर बाद वो जेंट्स वापस आता है और कविता जी के घर में जाता है, और जाने के बाद एक बैग और लेकर आता है। थोड़ी दूर घसीटता है, रिक्शे में रखता है, वापस लेके चला जाता है। उसके बाद पुलिस उस फुटेज को मोहल्ले में पड़ोसी को दिखाती है, मगर कोई पहचान नहीं पाता। मगर पुलिस को जब ये पता लग जाता है कि इस पड़ोस में रहने वाले, हमारे ही पड़ोस में रहने वाले एक कपल गायब है जिसका नाम है अनिल मौर्य और उसकी वाइफ कामिनी मौर्य। और दोनों इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, शादी ब्याह में खाने वगैरह बना के देते हैं, और कभी कभी ये काम अपने घर से भी करते हैं। फिर पुलिस सोचती है कि उस रिक्शे वाले की तलाश की जाए। उसके बाद पुलिस ऑटो रिक्शा इनकी जब तलाश करती है तो कोई नहीं मिलता पुलिस को। जब वो काफ़ी पूछताछ कर लेते एक ऑटो वाला सामने आता है और वो बताता है कि अनिल मौर्य ने मुझे फ़ोन किया था 1 जुलाई सुबह 6:45 6:45 पर। तो पुलिस पूछती है कि तुम कैसे जानते हो, अनिल मौर्य नाम है उसका? तो वो कहता है कि वो होटल उसका इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है, और मैं पहले भी उनके काफ़ी काम करता हूँ, ऑटो से सब्ज़ी लाना या सब्ज़ी छोड़ के आना या उनकी साइडों पे जाना। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और मुझसे कहा था कि कुछ चिकन का सामान है और नजफगढ़ रोड पे छोड़ना है। तो मैं आ गया था और मैं दूसरी गली में खड़ा था। उसके बाद पुलिस से कहती है उसका नंबर, पुलिस का नंबर लेती है अनिल मौर्य का और सर्विलेंस पे लगा देती है। सर्विलेंस से पता लगता है पुलिस को कि वो नंबर इस वक्त उत्तराखंड के रानीखेत में एक्टिव है। तो एक टीम दिल्ली से रानीखेत पहुंचती है, और जब जैसे ही दिल्ली से एक टीम वहाँ पहुंचती है तो इतने में वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो टीम वापस आ रही होती है, तो वापसी में जब पुलिस टीम आ रही होती है दिल्ली पुलिस की, तो उन्हें लोकेशन मिलती है बरेली की। उसके बाद कहीं वो हाथ से वहाँ से भी ना निकल जाए तो पुलिस
बरेली के लोकल थाने को इन्फॉर्म करती है और वहाँ मुखबिरों को सूचना देती है और वो उस पर नज़र रखते हैं उन दोनों पे। उसके बाद दिल्ली पुलिस बरेली पहुँचती है और उन दोनों को वहाँ से पकड़ लेती है और वहाँ से पकड़ के उनको दिल्ली लाती है और दिल्ली लाने के बाद उन दोनों से पूछताछ करती है। और जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो पूछताछ के दौरान वो दोनों मना करते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो पुलिस कहती है कि तुम यहाँ से भागे हुए क्यों? तो वो कहते हैं कि हम कब भागे हुए हैं, हम तो अपने उत्तराखंड किसी काम से गए थे और उसके बाद हमारा फ़ोन ऑफ हो गया था, बैटरी नहीं थी, फिर हम बरेली आ गए थे। अब बरेली में हमने फ़ोन अपना चार्ज किया तो वो पुलिस उनको CCTV कैमरे दिखाती है कि ये तुम ही हो, मगर वो मानते नहीं है कि हमें, क्योंकि पिक्चर पूरी तरीके से ना साफ़ नहीं थी, धुंधली थी। उसके बाद वो पुलिस उसे और सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो अनिल मौर्य की जो वाइफ होती है कामनी मौर्य, वो टूट जाती है। वो पुलिस से कहती है कि मैंने इनको मना किया था कि मारो मत। और जब वो इतनी बात कहती है तो अनिल मौर्य के पास कोई चारा नहीं था। वो पुलिस को बताता है कि जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद मेरी हालत खस्ता हो गई थी और मेरे पास काम नहीं था और मेरा काम ठप हो गया था। तो इस वजह से मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। मैंने काफ़ी लोगों से उधार ले रखे थे और काम मेरा चल नहीं रहा था और मैंने कविता जी से भी 1.5 लाख रुपए लिए थे। अब वो 1.5 लाख रुपए के लिए मेरे से बहुत तकादा कर रही थी, रोज़ रोज़ मेरे को टोकती थी, मैं उनको रोज़ रोज़ टालता था। अब जब रोज़ रोज़ मैं उनको टालता था तो एक दिन मुझे ये पता लगा 29 जून को कि ये इसके बेटे और बहू 3 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं। तो मैंने जब भी प्लान बनाया कि मैं जाके कविता जी से बात करूँगा। उसके बाद मैं और मेरी वाइफ कामिनी उनके पहुँचते हैं उनके यहाँ 30 जून को ही शाम को, रात को टाइम। और पहुंचने के बाद हम कविता जी मुझे देखती हैं और देखते ही सोचती है कि मेरे पैसे देने के लिए आया है। मगर मैं कविता जी से कहता हूँ मैं अभी थोड़े टाइम बाद आपके पैसे लौटा दूँगा, मगर वो मेरे को बुरा भला कहती हैं और मेरे को सुनाती हैं। मुझे बहुत बेइज्जत फील होता है। उसके बाद मैं गुस्से में आके कविता जी को धक्का दे देता हूँ और जब मैं उनको धक्का देता हूँ तो वो ज़मीन पर गिर जाती हैं। ज़मीन पे गिर जाने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया हुआ होता है कि मैं उनका गला दबा देता हूँ। मेरी वाइफ मुझे रोकने की कोशिश करती है मगर मैं रुकता नहीं हूँ और जब मैं रुकता हूँ तो इतनी देर में कविता जी की मौत हो चुकी होती है। उसके बाद हम दोनों में अभी भी डर जाते हैं कि हम क्या करें। उसके बाद हम सबसे पहले घर का, हमें पता थी 3 दिन तक कोई नहीं आएगा, फिर भी हम घर का गेट लगाते हैं, लॉक करते हैं और उसके बाद हम घर के अंदर देख रहे होते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें हम इन्हें छुपा दें। तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि हमें एक जगह ये बड़े बड़े बैग मिल जाते हैं 3 रखे हुए। उसके बाद मैं उन 3 बैग को लेता हूँ और किचन में जाके छुरी लेके आता हूँ और छुरी से कविता जी के टुकड़े करता हूँ और अलग अलग बैगों में रख लेता हूँ। और अलग अलग बैगों में रखने के बाद उनको हम वहीं एक तरफ रख देते हैं और रख के पूरे घर को साफ़ सुथरा करके सब चीज़ अपनी जगह रख के वहाँ से चले जाते हैं अपने घर और रात वहीं रुकते हैं। और रात को फिर अगली मॉर्निंग सुबह में 1 जुलाई में सुबह ही सुबह आते हैं हम 6:30 बजे करीब। और आने के बाद अंदर एंट्री करते कविता जी के घर में और जाने के बाद रिक्शे वाला हमने बाहर से पकड़ लिया था, जा रहा था, उससे हमने तय कर लिया था और उसे लाने के बाद उनमें रिक्शे में रखते हैं उन बैग को। एक बार में 2 बैग लेके जाते हैं, फिर दूसरी बार मैं आता हूँ, एक बैग को रखता हूँ, रिक्शे में रखते हैं और गली के दूसरे कोने पे ऑटो वाला खड़ा होता है, उसमें अपने बैग रखते हैं और बैग रख के फिर हम वो ऑटो वाला हमें नजफगढ़ रोड पर छोड़ देता है। और नजफगढ़ रोड पर जब वो हमें छोड़ देता है उसके बाद हम उससे कहते हैं कि तुम जाओ, हमारी इवेंट की गाड़ी आने वाली है, हम ये चिकन उसमें लेके जाएंगे। और उसके बाद जब वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है उन बैग को हम नजफगढ़ के जो नाला है उसमें फेंक देते हैं। और उसके बाद हम अपने घर वापस आते हैं और आने के बाद अपने बैग पैक करते हैं और अपने गांव भाग जाते हैं उत्तराखंड। और उत्तराखंड से फिर हमें पता लग जाती है कि पुलिस हमारा पीछा कर रही है। उसके बाद हम अपना फ़ोन बंद कर लेते हैं। फ़ोन बंद करने के बाद हम बरेली आ जाते हैं। तो ये कहानी वो सुनाता है। उसके बाद पुलिस उन दोनों का स्टेटमेंट लेती है और पुलिस और उसकी वाइफ के मुताबिक वो ये कहती है कि मैंने उसे बार बार अपने पति को रोकने की कोशिश की कि मारो मत ना, हम इनके पैसे थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे दे देंगे, मगर ये मानते नहीं है, गुस्से में आ जाते हैं और उनका कविता जी का गला दबा देते हैं। उसके बाद पुलिस दोनों को गिरफ़्तार करती है, गिरफ़्तार करके जेल भेज देती है और कोर्ट में चार्जशीट पेश कर देती है। ये थी कहानी एक ऐसी बुजुर्ग की जिसने एक किसी की ये सोच के हेल्प की कि उसका काम हो जाएगा और उन्हें क्या पता थी कि वो उन्हीं पैसों के चक्कर में 1.5 लाख रुपए के चक्कर में उनकी ही हत्या कर देगा। तो ये थी कहानी। हम कैसी लगी आप सबको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।